अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मिराज एयरक्राफ्ट हैं उनसे रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और ऑड अपडेट जो है वो हमारे पास आ रही है कि इन लेगेसी एयरक्राफ्ट को एक और अपग्रेड पैकेज जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें पर्टिकुलरली जो जहां पर हाईलाइट सबसे ज़्यादा चीज़ हो रही है वो एक AES से रेडार का अपग्रेड है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग मिराज एयरक्राफ्ट के अंदर लग सकता है। और अब इस टाइम के ऊपर इस चीज़ की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं, और इवन कुछ रिप्यूटेड जो डिफेंस हैंडल्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जरूरी यहाँ पर यह है कि इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, इसको एड्रेस किया जाए कि क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, या फिर मिराज एयरक्राफ्ट जिनका ओरिजिनल प्लान है कुछ ही साल के अंदर रिटायर होने का, उसको यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स कंटिन्यू करती है, या फिर इनकी जो सर्विस लाइफ है उसको एक्सटेंड किया जाता है। अब क्योंकि बातें जो हैं वो एक रेडार सिस्टम को लेकर हो रही हैं, जहां पर AES से रेडार जो है वो मिराज एयरक्राफ्ट के लिए प्रपोज किया जा रहा है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। अभी के लिए जो हमारे मिराज एयरक्राफ्ट हैं उनकी अगर बात करें तो उनमें लियोनार्डो का या फिर सेलेक्स जो कि इटालियन कंपनी है उसका ग्रीफो M3 रेडार इस्तेमाल किया जाता है। एक मल्टी मोड पल्स डॉपलर रेडार है जिसको पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस किया जाता रहा है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो पल्स डॉपलर रेडार है, आजकल की मॉडर्न कॉम्बैट के हवाले से कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसी वजह से इसको रिप्लेस करके यहाँ पर एक AES रेडार जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है उसकी अब यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जो रेडार सिस्टम यहाँ पर सामने रखा जा रहा है वो सेलेक्स का ही या फिर जो इटालियन कंपनी लियोनार्डो है उसी का ही ग्रीफो E AES रेडार है, जो कि ग्रीफो सीरीज के रेडार्स का ही एक AES वर्जन है। स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो ये जो ग्रीफो E AES रेडार है ये एक यहाँ पर डिसेंट AES कैटेगरी का रेडार है। 4th जनरेशन का एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है। फाइटर साइज के टारगेट्स के लिए जो इसकी रेंज है वो लुक अप मोड में 85 नॉटिकल माइल्स की है, या फिर 157 किलोमीटर्स की, जो कि आप इसको यहाँ पर एक डिसेंट रेंज जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो बेसिकली रेडार है अपनी लो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, कॉम्पैक्ट डिजाइन और लो कॉस्ट की वजह से जाना जाता है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये जो मिराज जैसे एयरक्राफ्ट है इनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन या फिर चॉइस बन सकता है। उसके अलावा कुछ लोग चाइनीज रेडार्स की तरफ भी पॉइंट आउट करते हैं, इंडिजिनस रेडार्स के ऊपर भी कुछ लोग कहते हैं कि इंडिजिनस रेडार्स भी यहाँ पर लग सकते हैं, तो ये भी आप इस पूरी इक्वेशन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर वापस आकर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज एयरक्राफ्ट की फ्लीट की बात करें तो जस्ट यहाँ पर अगर आपको मैं एक फैक्ट एक्सप्लेन करूं तो हमारी सर्विस में जो सबसे नया मिराज एयरक्राफ्ट है जिसको हमने सेकंड हैंड किसी थर्ड कंट्री से परचेज किया है, वो एयरक्राफ्ट भी इस टाइम के ऊपर 40 साल से ज्यादा पुराना है। यानी कि मेजॉरिटी जो आपकी मिराज एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो तकरीबन 50 ईयर ओल्ड है। और ये बात मैं यहाँ पर इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट के अंदर जब भी कोई एयरफोर्स अपग्रेड प्लान करती है तो उनकी रेलेवेंस को दिमाग में रखना ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिकॉज जो सारी अपग्रेड्स आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये AES रेडार को आपने लगाना है, तो उसकी कॉस्ट जस्टिफिकेशन आपको तब ही मिलेगी जब आपके पास उस एयरक्राफ्ट के अंदर जो सर्विस लाइफ है वो बची होगी, और जितने फंड्स आपने उस एयरक्राफ्ट के ऊपर स्पेंड किए हैं क्या वो उतनी सर्विस लाइफ आपको या फिर उतनी इफेक्टिवनेस आपको प्रोवाइड कर भी पाएगा या नहीं। तो ऐसे सिनेरियोज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉस्ट टू रेलेवेंस रेशियो जो है उसको आप अपने दिमाग में रखकर चलें। डेफिनेटली एक जो AES रेडार है वो आपके एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को बहुत एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्या वो एयरक्राफ्ट जिसको आप यहाँ पर ये कैपेबिलिटी देने जा रहे हैं उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो इन कैपेबिलिटीज को एक्सेप्ट कर सकता है और रेलेवेंट टाइम के लिए यूटिलाइज कर सकता है? तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी मिराज एयरक्राफ्ट के वर्जन्स हैं या यूनिट्स हैं, सैडली उनके लिए ये केस नहीं एग्जिस्ट करता। 60 ईयर से ज्यादा इन एयरक्राफ्ट को हमारी सर्विस में हो चुके हैं। OEM जो कि इनके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं डसॉ एविएशन, उनकी तरफ से इन एयरक्राफ्ट को लेकर जो सपोर्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर कट ऑफ किया जा चुका है। लास्ट दफा जब OEM ने हमें सपोर्ट किया था तो उनकी सपोर्ट से हम यहाँ पर जो रोज अपग्रेड है उसको अंडरगो कर पाए थे, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट इतने पुराने हो चुके हैं कि OEM ने इनका सपोर्ट ही बंद कर दिया है। तब भी यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके इन एयरक्राफ्ट को एक्सीलेंट कंडीशन में रखे हुए हैं, इनको फ्लाईएबल कंडीशन में रखे हुए हैं, और जहां तक हमसे हो सकता है हम मॉडर्न वेपनरी को भी इस एयरक्राफ्ट के साथ अभी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तैमूर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल की जो इंटीग्रेशन है वो इसी बात का सबूत है। लेकिन जो एक एयरक्राफ्ट का रेडार सिस्टम अपग्रेड करना ये उसका नर्वस सिस्टम अपग्रेड करने की तरह होता है। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपको देखना पड़ता है कि आपका एयरक्राफ्ट इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, वो एक ऐसे AES से रेडार को पावर दे सकती है या नहीं। उसके बाद फिजिकली आपके एयरक्राफ्ट में इतनी जगह है क्या कि वो एक AES से रेडार को हाउस कर सकता है। इसके लिए अगर आपको आइट्रेशन करनी पड़ेगी तो अगेन वो कॉस्ट टू रेलेवेंस रेशियो जो है वो उसको इफेक्ट करेगी। AES से
रेडार लगा रहे हैं तो आप एयर टू एयर नए जो वेपन्स हैं वो कौन कौन से इंटीग्रेट करेंगे, कौन कौन से अवेलेबल हैं आपको, या फिर कौन कौन से जो एयर टू एयर वेपन्स हैं नए वो ये मिराज एयरक्राफ्ट जो है वो कैरी कर सकता है। एंड फिर इसके बाद क्या वो वेपन्स जो हैं वो मॉडर्न टाइम के साथ रेलेवेंट हैं, क्या उतनी रेंज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक फेयर पॉइंट है कि आप इतना पैसा लगाकर मिराज की जो फ्लीट है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो कहीं से भी कोई भी पॉइंट का किसी भी चीज का आंसर नहीं है किसी के पास, और ना ही यहाँ पर कहीं से सेंस बनती है इतना पैसा पे करके यहाँ पर एक 50 से 60 साल के जो एयरक्राफ्ट है उसको दोबारा से अपग्रेड पैकेज देना, बिकॉज सिंपली वो एयरक्राफ्ट इतना पुराना है कि वो अब इससे ज्यादा 5-6 साल से ज्यादा फ्लाई ही नहीं कर सकता। इससे पहले कि आए दिन वो जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश होता रहे और आपकी हालत जो है वो इंडियन एयरफोर्स वाली बन जाए, तो इससे बहुत बेहतर है क्योंकि हमारे पास इसको रिप्लेस करने के बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं। हम एयरक्राफ्ट जो है वो उस हिसाब से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो बेहतर है कि हम इसको रिप्लेस कर दें और नए मॉडर्न और बेहतर ऑप्शंस को अपनी फ्लीट में शामिल करें। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि कुछ ही दिनों पहले हमने F7PG का केस इसी तरह से डिस्क्राइब किया, तो वो जो एयरक्राफ्ट है वो आपके वेस्टर्न बॉर्डर के लिए है जहां पर आपको कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं है। F7PG के जो एयरफ्रेम्स हैं वो रिलेटिवली न्यू है, फ्लाइबल कंडीशन में है। अगर आपको उसको मिराज से कंपेयर करेंगे तो अफगानिस्तान जैसे नेबर के अगेंस्ट में एज अ फोर्स डिटरेंस वो एयरक्राफ्ट जो है वो काफी अच्छा है, हमें एक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस में रेलेवेंट है। मिराज एयरक्राफ्ट का जो रोल रहा है वो शुरू से ही इंडिया के अगेंस्ट में रहा है, तो एयरक्राफ्ट है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस पूरी सिचुएशन से डिफरेंट है। सो आप लोगों का बात को समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है, और फाइनली इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लें कि हम लोग जो मिराज एयरक्राफ्ट हैं उनको फाइनली फेयरवेल करने वाले हैं। मतलब उनका जो एक हिस्टोरिक एरा है पाकिस्तान एयरफोर्स में से एज अ लॉन्ग सर्विंग एयरक्राफ्ट वो खत्म होने वाला है। रिस्पेक्टफुल सर्विस इन्होंने इस नेशन को प्रोवाइड की है, तो इन एयरक्राफ्ट का रिस्पेक्टफुल फेयरवेल भी बनता है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।